तो जो अभी लास्ट क्लास देखा हम लोगों ने F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी पे, उसी पे थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें और हो सकती है उस इक्वेशन से। देखो सबसे पहले हम लोग इसके नोट पे आएंगे और नोट में देखते हैं कि हम लोग, चलो हम लोगों ने क्या देखा भाई कि F इज इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस बी, यानी कि सबसे पहले नोट में आते हैं और उसको एक मिनट आ गया, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, राइट। तो पहला पे आते हैं, जो पहला नोट का पहला पॉइंट F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, या फिर क्यू वी भी आप लिख सकते हो, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्यू वी बी साइन थीटा है हमारे पास, तो यहाँ से देखो अगर आपका सिंपल जो स्पेशल केसेस है, स्पेशल केसेस पहला क्या करके देखेंगे। देखो थीटा इक्वल्स टू 0, अगर इसमें थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, तब बताओगे कि थीटा फोर्स कैसा लगेगा। थीटा क्या है, 0 डिग्री और 180 डिग्री, तब फोर्स कितना लग जाएगा, 0। तो ये अपने आप दिमाग में आना चाहिए कि अगर दोनों के बीच अगर फोर्स हमारा ये 180 डिग्री से एंटर करेगा और 0 डिग्री से एंटर करेगा, देन फोर्स विल बी व्हाट, फोर्स विल बी 0, राइट। पहला एनालिसिस हम लोगों का ये होता है। दूसरा एनालिसिस पे आएंगे, और दूसरा एनालिसिस पे अगर हम लोगों का यहाँ पे देखेंगे कि बी है में क्या एनालिसिस होगा भाई, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे अगर जाएगा तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्यू वी बी, ठीक है, एफ की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, क्यू वी बी। छोटी छोटी चीजें हैं ये, बता दे रहा हूँ जस्ट, आप लोगों को ये खुद से एनालाइज कर लेना चाहिए वैसे, ठीक है। सिंपली अब देखो सेकंड एनालिसिस पे जो आएंगे, सेकंड एनालिसिस पे क्या होगा वो हम लोगों का यहाँ पे देखो आ जाओ सेकंड वाले पे। अब सेकंड वाले पे जब हम लोगों का होता है देखेंगे, तो इसमें हम लोगों को वेक्टर फॉर्म कंसिडर करना है। पहला वाला में मैंने क्या कंसिडर किया था, पहला वाला में मैंने कंसिडर किया था कि आपका स्केलर फॉर्म यानी कि मैग्नीट्यूड लिया था। अभी मैं वेक्टर फॉर्म अगर कंसिडर कर रहा हूँ, तो एफ की जो वैल्यू होती है वो आपने देखा कि क्यू वी क्रॉस बी, राइट। अब यहाँ से हम लोग एक चीज, मैंने वेक्टर में आपको बहुत पहले ही एक क्वेश्चन करवाया था 11th में कि अगर a क्रॉस b इक्वल्स टू सी है तो a के बीच और b के बीच का एंगल निकालना, ठीक है। बता, a के बीच और b के बीच नहीं, या फिर देखो क्या है, याद करो तो ऐसा कुछ करवाया है कि c इज इक्वल्स टू इफ वेक्टर c इक्वल्स टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो a के बीच और c के बीच और b के बीच और c के बीच का एंगल कितना होगा बताओ। चलो अभी आप लोग वेक्टर्स भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे, सर स्टार्ट किया था ना वेक्टर, 11th में तो मैंने पढ़ाया ही है। बताओ अगर c इज इक्वल्स टू a क्रॉस b है तो c के बीच और a के बीच का एंगल और c के बीच और b के बीच का एंगल। बाकी लोग कुछ बता पाएंगे, 90 डिग्री, राइट। तो सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, देखो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि F विल बी परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री लिख दे रहा हूँ, किस पे, वेलोसिटी पे। वो परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, आर मत समझ लेना, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है किस पे, वेलोसिटी पे, ठीक है। दूसरा दूसरा और क्या एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग, जो फोर्स है वो आपका परपेंडिकुलर होगा, किस पे होगा परपेंडिकुलर भाई, बी पे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पे भी आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इन चीजों को यहाँ से एनालाइज किया हमने। अभी नेक्स्ट जो देखेंगे, ठीक है, इसके बाद ये देखो एज यहाँ पे तीसरा जो एनालिसिस आएगा, थर्ड एनालिसिस में क्या कर सकते हैं, तो नोट का थर्ड पॉइंट में आते हैं और देखते हैं। As force is perpendicular to velocity, force is perpendicular, as force is
perpendicular to velocity. It can only change the, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेई मेन में इसमें क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा. As force is perpendicular to velocity, it can only change the direction. It can only change the direction of charged particle. And can't change magnitude of velocity. As force is perpendicular to velocity, it can only change the direction of charged particle and can't increase or decrease the magnitude, increase or decrease its velocity. ठीक है, अब देखो इसमें जेई मेन में कैसा क्वेश्चन पूछा मैं बताता हूँ. क्वेश्चन ये था असर्शन रीजन वाला, और असर्शन रीजन में क्या पूछा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल है, बाहर उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मान लो है 5 जूल का, और उसको उसी चार्ज पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से जिससे मूव कर रहा था, हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया. तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालने पे उसका, आप बताओ मुझे, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा? सोचो. सोच के बताओ, काइनेटिक एनर्जी उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा? क्वेश्चन एक बार और. क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, और उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है. काइनेटिक एनर्जी सपोज 5 जूल है. अब वो चार्ज पार्टिकल अचानक से किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, ठीक है, सेम वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं. अब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने के बाद उसकी वेलोसिटी में क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन पूछ रहा है कि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा. मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने के बाद चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा? विल इट इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? नालायकों, जो डिक्रीज इंक्रीज बोल रहे हैं ना, सबको पढ़ के खूब पीटूंगा. खुलने दो इंस्टीट्यूट. अभी यहाँ लिखा रखा है ना, वेलोसिटी ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, और जब वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा नहीं तो काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही होगा ना, नहीं क्या? आप खुद सोचो ना, या काइनेटिक यहाँ लिख रखा है, as force is perpendicular to velocity, it can only change the direction of charge particle and can't increase or decrease its velocity. तो जब वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकता, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता, मतलब कि उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा. वेलोसिटी तो बढ़ घट रहा ही नहीं है, तो वेलोसिटी नहीं बढ़ घट रहा है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा. अंडरस्टूड? क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या पूछा था जी में, बताओ. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी जेई मेन में, बट मैंने ये नोट्स में बनवा के लिखा रखा है ऑलरेडी, तो आप इससे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट जो नोट का थर्ड एनालिसिस है वो हम लोग देखते हैं. फोर्थ एनालिसिस, थर्ड तक तो कर लिए, फोर्थ. ठीक है, फोर्थ एनालिसिस क्या बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ, आप लोगों को याद होगा फ्लेमिंग्स, आपने लेफ्ट हैंड रूल देखा था. ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जैसे ही आपने खुद देखा ना कि चार्ज पार्टिकल को आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में डाला. मैग्नेटिक फील्ड में डालने पे क्या होता है, उस पर फोर्स लगता है, राइट? तो उस पर फोर्स लगता है, तो फोर्स लगता है तो वो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा भाई?
तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल, या फिर चार्ज पार्टिकल, ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड। फ्लेमिंग, अब यार आप लोग बताएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बताओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था? हाँ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अनम्यूट कीजिए। करंट डायरेक्शन जोन सर। फिर से बोलिए बंटी, आवाज क्लियर नहीं आई। मैग्नेट जिनका नेटवर्क सही है एक बार अनम्यूट करके बोले, इनका नेटवर्क सही नहीं है, आवाज सही नहीं आ रहा। सर जो हम लोग का फोर फिंगर रहेगा, फोर फिंगर जो थंब रहेगा ना, तो उसका जो क्या कहते हैं, फोर फिंगर पॉइंट का जो रहेगा डायरेक्शन, एक मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, और जो मिडल वाला रहेगा वो आपका जाएगा क्या कहते हैं, करंट में। करंट में और कौन सा, थंब करंट में कौन सा फिंगर? मिडल, ठीक है, मिडिल। एंड फोर फिंगर, जो थंब रहेगा वो जाएगा कंडक्टर, फोर्स ऑन द कंडक्टर। फोर्स ऑन द कंडक्टर, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन एंड फोर फिंगर, ठीक है, गुड। ठीक है श्रेया, आपका भी ठीक है। चलो, तो सबको ये चीज मालूम है कि हमारे पास, अगर यहाँ पे हमारे पास FBI, याद रखने का मैं तरीका बता देता हूँ, ठीक है, याद रखने का तरीका FBI, ठीक है। अब FBI आप कैसे भी याद रखो, मान लो हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, FBI का क्या मतलब हुआ? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। B का मतलब हुआ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड I का मतलब हुआ डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट में हम लोगों को वो चीज ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोगों का काम है ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल खुद से लिखना, ठीक है। मैं यहाँ कुछ लिख नहीं रहा हूँ, आप लोगों को भी छोड़ रहा हूँ, 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, जिन्होंने, जिनका जैक था तो आप या पढ़े होंगे, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़े नहीं पढ़े? चलो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपका काम है लिखना, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, इतना इंग्लिश आता है तो चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं मुझे याद था तो इसीलिए मैंने बता दिया, क्योंकि हिंदी में भी पढ़ाया हूँ तो कुछ कुछ चीज़ें याद है। अब इसमें क्या होता है, देखो, फोर फिंगर थंब जो है हमारा, वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, ठीक है। एक मिनट, थंब जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। एक मिनट, क्या हो गया? क्या बोलता है भाई कि थंब किससे रिप्रेजेंट होगा? थंब होगा फोर्स से, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और क्या? फोर फिंगर, फोर फिंगर किसको शो करता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा क्या चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मिडिल फिंगर है, तो मिडिल फिंगर में आप लोग करंट दिखाते थे, याद करो, मिडिल फिंगर में हम लोग क्या दिखाते थे? करंट। तो मिडिल फिंगर में इस बार हम लोग करंट नहीं, क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है। करंट यानी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या, करंट का डायरेक्शन, आप करंट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करंट और डायरेक्शन ऑफ, और डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, करंट और डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये सारी
सारी चीजें हम लोग इससे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम लोग इससे छोटी छोटी चीजें और क्या देख सकते हैं। ठीक है, चलो ये हम लोगों ने निकाल लिया डायरेक्शन का यूज करके, यहाँ से डायरेक्शन कैसे आएगा, और कुछ एनालिसिस बचा हुआ है क्या। तीनों एक दूसरे में परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो 90 डिग्री। ये देखना, ये आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है ना, ये तभी यूज कर सकते हो जब V और B के बीच एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, ये 90 डिग्री के लिए ही निकलता है, बाकी एंगल्स के लिए नहीं निकलेगा। बाकी एंगल्स के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, QVB sin थीटा। ध्यान रखना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड ओनली फॉर एंगल 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा इस बात को। बाकी एंगल्स के लिए 30 डिग्री 60 डिग्री, उसके लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट वाला यूज करेंगे। ठीक है, A क्रॉस B का डायरेक्शन चेक करना बताया है ना, तो उस केस में वो यूज करेंगे। यू कैन यूज दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आप यूज कर सकते हो जब एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेते थे। ठीक है, चलो तो ये हो गया अभी हम लोगों का। इसमें और दो तीन चीजें जो मैं आपको नोट में और बता रहा हूँ, वो चीजें आपको आगे जा करके काम आएगी। इसके बाद फिर मैं इस पे एक दो न्यूमेरिकल अभी करवाऊंगा। आइए हम लोग क्या नोट पे लिख सकते हैं, देखते हैं। नोट का जो हम लोग पॉइंट में लिखते हैं, पॉइंट नंबर 4 था, अभी पॉइंट नंबर आते हैं 5 में। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में हम लोग पार्टिकल्स देखते हैं कि कौन कौन सा पार्टिकल है और किस पे क्या चार्ज होता है। एक साइड में लिख दे रहा हूँ पार्टिकल, दूसरे साइड में लिख दे रहा हूँ इस पे कितने का चार्ज होता है, और तीसरे साइड में लिख दे रहा हूँ कितने का मास होता है, क्योंकि ये आगे जा करके आपको बहुत जगह काम आने वाला है। ठीक है, तो इन चीजों को देखते हैं हम लोग। आइए सबसे पहले पार्टिकल पे तो बात करते हैं हम लोग प्रोटॉन की। आप ही लोग बताओ प्रोटॉन पे चार्ज कितने का होता है, प्रोटॉन पे चार्ज और मास दोनों बताओ जल्दी जल्दी। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा और मास कितना होगा। जल्दी से बताइए। 1.6। हाँ ठीक है, चार्ज को देखो, चार्ज मैं ले रहा हूँ ना, तो हम लोग प्लस ई के टर्म से बताना, हमेशा ध्यान रखना प्लस के टर्म से बताना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस ई। अब प्लस ई का मतलब ई की वैल्यू आपको मालूम है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, राइट। और मास, तो प्लस मास 4, मैं यहाँ पे 4 यहाँ पे लिख रहा हूँ एम। एम की वैल्यू आपको मालूम, मास की वैल्यू कितनी होती, प्रोटॉन का मास कितना होता है। ठीक है, तो मास उसके टर्म्स में हम लोग लिख लेंगे। श्रेया, वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो आपने बताया ना, वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पे क्या, मास ऑफ प्रोटॉन MP, राइट। और इसकी वैल्यू आप लोग लिख लीजिएगा। चलो अगला लिखते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में आएंगे हम लोग, तो आता है नेक्स्ट फिर आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है भाई, तो इलेक्ट्रॉन पे आपका माइनस ई का चार्ज होता है, माइनस ई का चार्ज। और मास इसका कितना, तो मास इसका होगा आपका ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अलग होता है, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। चलो नेक्स्ट और क्या क्या यूज होते हैं सो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो आता है, ये सारा चार्ज में याद रखिएगा, मैं आगे न्यूमेरिकल में इसका यूज करवाऊंगा, फिर उस टाइम बोलिएगा सर नहीं कि सर ये नहीं पता वो नहीं पता। ठीक है, फिर आता है हमारा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, या फिर आप ले लो ड्यूट्रॉन भी ले सकते हो। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल ही लेते हैं, अल्फा पार्टिकल। चलो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज बताओ सब कोई, आप लोग केमिस्ट्री में यूज कर चुके हो अल्फा पार्टिकल। हाँ, प्लस प्लस या माइनस, प्लस 2e
ठीक है, मास कितना, मास कितना 4 टाइम्स, 4 टाइम किसका, 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का, 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का, नहीं मालूम, बस पता है कि 4 टाइम्स, 4 ही नहीं होता बंटी, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ध्यान रखना, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला लिखते हैं, अगला पे आते हैं, और अल्फा के बाद हमारा आता है बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल में कितना चार्ज मालूम किसी को, बीटा पार्टिकल का किसी को मालूम, नहीं मालूम, माइनस ही चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही चार्ज होता है, ठीक है। अब बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन्स सेम ही चीज होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं बीटा रे या बीटा पार्टिकल, ठीक है, और इसका जो मास होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसका जो मास होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन भी पूछता है जेई और नीट में, ड्यूट्रॉन, ये इतने सारे पार्टिकल जो मैं लिखा रहा हूँ इस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं, बस इसलिए लिखा रहा हूँ ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपका चार्ज होता है कितने का बताओगे, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, बताओ जल्दी से, चार्ज और मास बताओ इसका, हाँ मास, चार्ज होता है प्लस और मास होता है 2m, किसका 2m, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन किसका 2 टाइम्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का या मास ऑफ प्रोटॉन का, मास ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इन सारी चीजों को याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल्स आपको बहुत जगह पे मिलेंगे, ये हम लोगों का याद होना चाहिए, ठीक है। चलो छठा है ना, जो हम लोग नोट में एक चीज ध्यान रखेंगे कि आगे चीज जो मैं यूज करने वाला हूँ बहुत जगह मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीजें यूज होती है। देखो अभी आप पेन का टिप देखोगे ना, आप सब कोई देखो पेन का अगर टिप देखोगे, ये देखो ये पेन का अगर मैं टिप दिखाऊं तो ये पेन का टिप में आपको सबसे आगे जो चीज दिखेगी वो एकदम पॉइंट दिखेगा, राइट, आगे जो दिखेगा पेन का वो पॉइंट दिखेगा, और पेन के पीछे देखोगे तो पीछे कुछ स्पेस दिखेगा जिसमें आप क्रॉस ड्रॉ कर सकते हो। तो ये पॉइंट का मतलब होता है कि डायरेक्शन जो है आउटवर्ड्स है, ठीक है, बहुत जगह पे ये आगे जाकर के यूज होगा आपका हर जगह पे। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब, ठीक है, ये मान लो सर्किल कहीं ड्रॉ किया हुआ है और इसके पॉइंट बना हुआ है, तो पॉइंट का मतलब कि पेन बाहर की ओर दिखा रहा है, और पेन बाहर की ओर दिखा रहा है तो इसका मतलब हो गया आउटवर्ड्स, ठीक है, ये डायरेक्शन क्या बताएगा, आउटवर्ड्स। और अगर कहीं पे ऐसा क्रॉस दिखा रहा है तो अब क्रॉस का मतलब क्या हो गया भाई, तो क्रॉस का क्या मतलब हुआ, ये देखो ये अभी पेन दिखाया था ना मैंने, अब पेन इसका मतलब क्या हुआ, पेन क्रॉस इधर दिखेगा तो इसका मतलब पॉइंट इस साइड है, और पॉइंट इस साइड है, तो पॉइंट इस साइड, तो पेन अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर दिखा रहा है, तो अंदर की ओर दिखा रहा है तो इस क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, ठीक है, डॉट का मतलब आउटवर्ड्स और क्रॉस का मतलब इनवर्ड्स, ये ध्यान रखना है, आगे बहुत जगह जाकर के ये चीज यूज होने वाला है, ठीक है। चलो अभी इतना हम लोग, इतना में अभी हम लोग इस लायक हो गए हैं कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर सके, तो चलिए अभी एक दो क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग ये क्लास ओवर करेंगे। पहला क्वेश्चन पे आते हैं और चलिए देखते हैं क्वेश्चन। A charged particle
is charge particle enters in the magnetic field with force F equals to 3I cap plus 2J cap, 2J cap with velocity. A charge particle enters in the magnetic field in force F equals to this, and with velocity V equals to 2I cap minus 3J cap. ठीक है, find out the acceleration of the charge particle. तो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? ये आपको फोर्स दिया हुआ है और ये आपको वेलोसिटी दी हुई है. समझ आ रहा है किसी को कैसे प्रोसीड करेंगे? ठीक है, बनाइए जल्दी से. मास अगर जरूरत पड़ेगा तो मास m ले लेना, ठीक है. m के टर्म्स में आएगा आंसर. बहुत आसान है. देखो सबसे पहला काम क्या करना होगा? सबसे पहला काम आप F डॉट वी निकाल लो, ठीक है. F डॉट वी निकालोगे तो देखो F डॉट वी क्या आएगा बताओ तो जरा. F डॉट वी की वैल्यू कितनी आएगी निकाल के देखो.
एफ डॉट, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए एफ डॉट वी की वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो जल्दी से, याद करो थोड़ा डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, आई का आई के साथ 0, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इज 0, राइट, डॉट प्रोडक्ट इज 0। नाउ फोर्स को आप लिख सकते हो, नाउ फोर्स को आप लिख सकते हो m टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, डॉट v, तो a डॉट v आपका क्या हो गया बताओ, 0 आ गया, a डॉट v इक्वल्स टू क्या, 0, ठीक है। अब a डॉट v इक्वल्स टू 0, यहां से देखो तो m टाइम्स ऑफ a डॉट v, तो a डॉट v क्या, av cos थीटा, av cos थीटा, ठीक है। तो m0 क्यों नहीं, m0 नहीं लिखेंगे, सोचिए आपका आवाज आ रहा है, अपने तरफ से म्यूट करें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो v की वैल्यू हम लोग यहाँ से दो चीजें लिख सकते हैं, a की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो बताओ, a की वैल्यू आप लिख सकते हो 0 अपॉन क्या, यहाँ पे एम वी कॉस थीटा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी बताओ, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखिए यहाँ पे स्क्रीन देखिए और बताइए, इंफिनिटी, अरे इंफिनिटी कैसे होगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0 ओनली, कितने लोगों को लग रहा है 0, लेकिन यहाँ पे 0 होगा या नहीं होगा सोचना, इट कैन बी 0 और वी कांट डिटरमाइन इट, बताता हूं क्यों, क्योंकि देखो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है, तो ये थीटा की वजह से 90 cos 90 की वजह से 0 आ रहा है, ठीक है, ये cos 90 की वजह से 0 आ रहा है, तो या तो 0 भी हो सकता है या फिर हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि 0 इंटू समथिंग, अगर एक्सेलरेशन कुछ रहेगा भी, अगर एक्सेलरेशन कुछ रहेगा भी तो वो इस केस में आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होता है तभी आता है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 लेकर के चलेंगे। क्लियर हुआ ये सबको, ये बताओ सबको ये क्लियर हुआ, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, चलो इसके बेसिस पे और न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसी पे आपका न्यूमेरिकल चलेगा, और बाकी सारी चीजें इस पे और कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग देखेंगे, और दूसरे टॉपिक भी, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।